नमस्कार, आप देख रहे हैं दिललनटॉप.com और मैं हूं निखिल और ये है हमारी खास पेशकश रखवाले। हमेशा की तरह हमारे खास दोस्त शिव अरूर, डिफेंस एक्सपर्ट हमारे थैंक यू निखिल। एपिसोड में शामिल हैं। बहुत बहुत शुक्रिया शिव आपका टाइम देने के लिए। इस बार हमारी शिव जो लीड स्टोरी है वो है 5G फॉर डिफेंस। इस बारे में कम बात होती है, अलग सर्कल्स में बात चल रही है, लेकिन आम लोगों के लिए इस बारे में बहुत कम चर्चा हुई है कि 2G 3G 4G हमें ऐसा लगता है कि इनका सिर्फ सिविलियन इस्तेमाल होता है, लेकिन इनका बहुत तगड़ा मिलिट्री यूज़ भी है, स्पेशली 5G। उस पे चलने से पहले शिव हम दो छोटी सुर्खियां आपसे डिस्कस करना चाहते हैं। आपने ज़रूर वो वीडियो देखा होगा जो बोइंग ने बड़ी खुशी खुशी सोशल पे शेयर किया है। सुपर हॉर्नेट का स्की जंप फाइनली पूरा हो गया है और उन्होंने उस वीडियो को काफ़ी सर्कुलेट कर रहे हैं इंडियन मार्केट्स में। काफ़ी टाइम से बोइंग इसमें लगा हुआ है कि किस तरह नेवी को रिझाया जाए, इंडियन नेवी को। इस टेस्ट का क्या सिग्निफिकेंस है बोइंग के लिए उनके प्रोग्राम में? निखिल, जैसे आपको पता है, जैसे हमारे दर्शकों को भी पता होगा कि इंडियन नेवी का एक रिक्वायरमेंट है कि एक मॉडर्न एडवांस्ड फाइटर एयरक्राफ्ट लेने के लिए जो अपने करंट और जो आने वाले जो एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं उससे ऑपरेट कर सकें। और जैसे आपको पता है निखिल, अभी इंडियन नेवी के पास MiG-29 के फाइटर एयरक्राफ्ट है जो एयरक्राफ्ट कैरियर से ऑपरेट करते हैं, लेकिन इंडियन नेवी का एक फॉरवर्ड प्लानिंग व्यू है कि जब एडवांस्ड एयरक्राफ्ट कैरियर्स आएंगे तो हमारे लिए कुछ एडवांस्ड एयरक्राफ्ट भी चाहिए। तो इसलिए एक कंपटीशन है जिसका फुल फॉर्म है मल्टी रोल कैरियर बेस्ड फाइटर, जिसमें 57 फाइटर्स का एक कॉन्टेस्ट प्रपोज किया है, रिक्वायरमेंट प्रपोज किया है इंडियन नेवी ने। और इसके अंदर क्वालिफाई करने के लिए बोइंग ने बेसिकली एक रिक्वायरमेंट था, इंडियन नेवी ने बोइंग को बोला था कि देखो हमारे पास INS विक्रमादित्य है और जो आने वाला जो इंडियन एयरक्राफ्ट कैरियर है जो इंडिजिनस है विक्रांत, वो भी सिमिलरली वो स्की जंप का लॉन्च मैकेनिज्म है। और जैसे आपको पता है सुपर हॉर्नेट जो है उसका लॉन्च का तरीका है वो स्टीम कैटापुल्ट जो US एयरक्राफ्ट कैरियर्स से ऑपरेट करते हैं। तो इसलिए बोइंग को ये क्वालिफाई करना पड़ा कि ये सुपर हॉर्नेट जो है INS विक्रमादित्य और जो आने वाला विक्रांत जो है उसे वो स्की जंप वाला लॉन्च मैकेनिज्म पे क्वालिफाइड टेक ऑफ कर सकता है। तो इसलिए वो करना पड़ा। एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये है निखिल कि 12 साल पहले INS विक्रमादित्य के कमिश्निंग से पहले भी जब वो रीफिट हो रहा था रशिया में, तब से ये बात चल रही है निखिल कि बोइंग ने बोला कि वो सारा जो डेटा था शिप का डेटा लेके उन्होंने 12 साल पहले 2008 में नौसेना को बोला था कि हमने इलेक्ट्रॉनिक सिमुलेशन किया है और सिमुलेशन के मुताबिक ये बिल्कुल कंपैटिबल है, लेकिन लॉन्च तो फिर सिर्फ एक एलिमेंट है डेक ऑपरेशंस के लिए और वो बहुत सुंदर दिखता है, बहुत अच्छा दिखता है, लेकिन और कुछ सवाल हैं जिनका जवाब अभी तक आया नहीं है। लेकिन मैं ये डेफिनेटली बोल सकता हूँ कि बोइंग ने ये जो स्की जंप वाला कैपेबिलिटी प्रूव और दिखा के ये साबित करता है कि वो बिल्कुल सीरियस हैं और वो ये कॉन्टेस्ट में डेफिनेटली शामिल होंगे। आई गेस अब दो तीन चीज़ें और रहती हैं शिव। एक तो हमको ये देखना है कि क्या वो लिफ्ट के साथ कंपैटिबल होगा हमारे कैरियर्स के, और दूसरा क्या वो हमारे हैंगर्स में, जिस तरह के हैंगर्स हम इस्तेमाल करते हैं उसमें उसको सर्विस किया जा सकता है फॉर मिशंस और रेडिली। और भविष्य में देखा जाएगा कि नौसेना कितनी गंभीरता से लेती है बोइंग के इस ऑफर को। बड़ी कोशिश कर रही है वो कंपनी, कम से कम जिस तरह से उन्होंने कैंपेनिंग रखी है सोशल पे, उससे ऐसा लगता है। दूसरी सुर्खी शिव जो ज़्यादा इमीडिएट है और ज़्यादा गंभीर भी, COS जनरल नरवणे अभी फॉरवर्ड एरियाज पे जाकर के आए हैं LAC के, और वो रेचिनला जैसी जगहों पे भी गए थे जहाँ पे जो पैंगिंग त्सो के दक्षिण का इलाका है, जहाँ पे हमने अगस्त के अंत में एक सरप्राइज दिया था चाइनीज आर्मी को। मैं दोनों चीज़ें समझना चाहता हूँ। एक तो ये रूटीन विजिट है, वो अपने ट्रूप से मिल के आए हैं, क्या कोई और भी बात है इसमें जो सिर्फ पिक्चर्स में समझ में हमें नहीं आई होगी? ये पिक्चर्स बहुत ही इंटरेस्टिंग थे, दिलचस्प थे निखिल, क्योंकि बहुत कुछ दिखने में आया उन तस्वीरों में जो पहले नहीं दिखा। एक चीज़ तो कुछ टैंक्स दिखे थे उन तस्वीरों में, और जैसे हम काफ़ी रिपोर्ट कर चुके हैं कि एक टैंक रेजिमेंट चुशुल सेक्टर में ऑलरेडी तैनात हुआ है, तो ये वो पहले तस्वीर हैं निखिल
जो जहाँ पे हमको दिखने में मिला कि वो टैंक रेजिमेंट्स वहाँ पे एक्चुअली शामिल हैं। ये नहीं है कि हमने कभी भी डाउट किया था, बट पहला तस्वीर ये था। दूसरा, ये एक शेड्यूल्ड विजिट था, सरप्राइज विजिट आप बोल सकते हो, क्योंकि कुछ फैनफेयर और पब्लिसिटी से नहीं था, सिर्फ वो तस्वीर आ गए थे सेना से। लेकिन देखो, ये जो स्टैंड ऑफ है इंडिया और चाइना के बीच में, बहुत महीनों से चल रहा है। आई थिंक ऑलमोस्ट 240 डेज हो चुके हैं शुरू से, मई के शुरू से। और ये एक क्रिसमस से पहले, न्यू ईयर से पहले सिर्फ एक पर्सनल विजिट था आर्मी चीफ का। उन्होंने वो रेचिनला गए थे, जैसे आपने बिल्कुल ठीक बोला कि रेचिनला एक इलाका था जहाँ पे कुछ प्रीएम्प्टिव एक्शंस इंडियन आर्मी ने लिया था अगस्त सितंबर में। और रेचिनला रेजांगला में काफ़ी कुछ बहुत चाइनीज़ जो यूनिट्स हैं वो बहुत नज़दीक हैं, 200 या 300 मीटर की दूरी पे वो भी तैनात हैं। तो इसलिए एक काफ़ी गंभीर सिचुएशन है। ऐसा लगता है कि बहुत दिनों से कुछ खबर नहीं आया है लद्दाख से, तो लोगों के मन में ये उठ रहा होगा कि क्या हो रहा है वहाँ पे। लेकिन कुछ बदला नहीं है, सिचुएशन गंभीर अभी भी है, सिचुएशन अभी भी वॉलेटाइल भी है, लेकिन एक ऑलमोस्ट एक इक्विलिब्रियम बन गया है, ऑलमोस्ट एक स्टेलमेट बन गया कि वो नहीं हिल रहे हैं, हम भी नहीं हिल रहे हैं, और कुछ बदल नहीं रहा वहाँ पे। और अभी आर्मी चीफ का जो एक्चुअल इंटेंशन था वहाँ जाने के लिए कि पर्सनली एक इंस्पेक्ट करना, वो तीन चार फॉरवर्ड पोस्ट पे गए थे निखिल, और कमांडर्स के साथ बात की, जवानों के साथ बात की, कुछ गिफ्ट भी एक्सचेंज किए थे क्रिसमस और न्यू ईयर के पहले। तो ये अच्छा है। आई थिंक आर्मी चीफ का ये एक साबित करता है कि ये जो सिचुएशन है, ये जो मामला है, ये बहुत जल्दी ये चेंज नहीं होने वाला है, कुछ महीनों के लिए ये कंटिन्यू करेगा। और शायद इसलिए मोराल रखने के लिए और मनोबल रखने के लिए आर्मी चीफ वहाँ गए थे। ठीक है, और ये भी बताता है कि वो इलाका आपके काबू में है, आपका टॉप कमांडर अगर एक शेड्यूल्ड विजिट पे वहाँ जा सकता है, वहाँ पे प्रेस के लिए पिक्चर्स अगर क्लिक हो सकती है, तो ये भी बताता है कि उस एरिया को आप कमांड करते हैं। और निखिल, एक और चीज़ जो विच आई फॉरगॉट टू मेंशन, वो ये है कि भूलिएगा मत कि ये जो इलाका है पैंगोंग सो के दक्षिण इलाका जो है, रेजांगला, रेचिनला, ब्लैक टॉप, हेलमेट टॉप, ये सब, ये इन इलाकों पे जब इंडियन आर्मी ने वो प्रीएम्प्टिव एक्शंस लिए थे, चाइना को बहुत गुस्सा हुआ था। आपको याद होगा, उन्होंने कुछ स्टेटमेंट्स भी रिलीज किए थे कि ये बात जो है, जो टॉक्स हो रहे हैं वो आगे नहीं बढ़ेंगे, और तब तक जब इंडिया यहाँ से पीछे नहीं हटे। तो इंडियन आर्मी चीफ को पर्सनली इस इलाकों पे विजिट करना एक मैसेज है चाइना के लिए कि देखो, हमको पता है कि ये इलाका जो है आपके लिए मुश्किल है, हमारा डोमिनेंट पोजीशंस है, और फिर भी मैं यहाँ आऊँगा और जवानों से मिलूंगा। ठीक है, और इसी नोट पे अब हम जाएंगे अपनी लीड स्टोरी पे, 5G फॉर डिफेंस। शिव, इस बारे इसको लेकर के खूब मतलब एक तरह का ऐतराज़ है, एक हर्ज है, एक हिचकिचाहट है कि 5G में चाइनीज़ कंपनीज आ जाएंगी तो क्या होगा। वो सिविलियन मार्केट को भी लेकर है, उस पर हम जाएंगे बाद में। हम पहले समझना चाहते हैं कि ये जो टेलीकम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज़ हैं, उसका आर्मी और जो तीनों सर्विसेज हैं आपकी, इसका मिलिट्री यूज़ कैसा है। क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि 4G ये हमारे फ़ोन में है, ये सिर्फ व्हाट्सएप पे गुड मॉर्निंग मैसेज भेजने के काम आता है, और हमने मिलिट्री में जो रेडियो का इस्तेमाल देखा है वो कॉम्बैट रेडियो, वो जो मैन पोर्टेबल सिस्टम्स होते हैं जिसके ऊपर वो बहुत बड़ा अभी फिल्म में हम देखते हैं। तो ये जो मतलब समझ का अंतर है, हमने जैसा देखा है और जैसा इस्तेमाल होता है, क्या आप थोड़ा हमारे दर्शकों को बताएंगे कि टेलीकम्युनिकेशन का इस्तेमाल मॉडर्न मिलिट्रीज कैसे कर रही हैं, स्पेशली 3G 4G? मैं शुरू से बताऊंगा निखिल कि 5G का टेक्नोलॉजी जो है ये बिल्कुल एसेंशियल है मिलिट्री के लिए। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि ये सिर्फ मोबाइल टेलीफोनी और डेटा और सिविलियन पब्लिक स्फीयर में इस्तेमाल होगा। ये बिल्कुल एसेंशियल और नॉन नेगोशिएबल है मिलिट्री के लिए, क्योंकि अगर इंडियन मिलिट्री 5G पर नहीं कूदेगा तो हमारे सारे जो एडवर्सरीज और दुश्मन हैं वो तो जा ही रहे हैं, उनके पास तो होगा ही, चाइना के पास होगा, और इसका वाया पाकिस्तान के पास भी होगा।
देखो ये 5G एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज़ नहीं है, ये सिर्फ एक एवोल्यूशनरी नेक्स्ट स्टेप है मोबाइल टेलीफोनी और डेटा में। तीन बेसिक एलिमेंट्स हैं 5G में निखिल, वो है बैंडविड्थ, स्पीड गति और इंक्रिप्शन। और इजीली आप समझ सकते हो कि इसका मतलब क्या है। इसका मिलिट्री के कॉन्टेक्स्ट में अगर देखोगे कि बैटलफील्ड का पिक्चर आपको रियल टाइम में दिख जाएगा, सैटेलाइट से, सेंसर्स से, रेडार से, और हाई डेफिनेशन वीडियो का इस्तेमाल हो सकता है। अगर मैं एक सेंसर ऑपरेटर हूं, एक बिल्कुल हाई रेजोल्यूशन इमेज मिल सकता है रियल टाइम में, वो स्पीड से और वो बैंडविड्थ से रियल टाइम में मिल सकता है। एन्क्रिप्शन का मतलब है कि जैसे आपने बताया कि जो कम्युनिकेशन सिस्टम्स हैं, टैक्टिकल कम्युनिकेशन सिस्टम्स है, वॉकी टॉकीज है, लॉन्ग रेंज एनक्रिप्टेड रेडियोज हैं, सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियोज हैं, जवानों के बीच या यूनिट्स के बीच लॉन्ग डिस्टेंस में, वो एनक्रिप्टेड, इसका मतलब सीक्रेट कम्युनिकेशंस, बिल्कुल। सो 5G के अंदर और भी एनक्रिप्शन पॉसिबिलिटीज हैं और टेक्नोलॉजी है इसमें। लेकिन जैसे आपने बताया, और ये एक बहुत महत्वपूर्ण इशू ये है कि निखिल, अभी भी ये साल जो गुजर चुका है, इंडिया ने काफ़ी एप्स बैन चुके हैं चाइना के, लेकिन अभी भी एक क्लियर कट पॉलिसी नहीं है 5G पे कि हम हुआवे, चाइना का हुआवे और कुछ और कंपनीज जो 5G टेक्नोलॉजीज, ZTE जो 5G टेक्नोलॉजी सप्लाई करते हैं, उनको बैन करेंगे। ऐसे इंडिकेशंस हैं, ऐसे एक माहौल बन चुका है, लेकिन इंडिया हैज नॉट बिट द बुलेट ऑन दैट पर्टिकुलर इशू। और 5G का हमारे पास इंडिया में कुछ नेटिव टेक्नोलॉजीज है नहीं, कुछ है, लेकिन एक्चुअल मैच्योर जो 5G टेक्नोलॉजीज हैं, हम बिल्कुल आउटसाइड टेक्नोलॉजी कंपनीज पे डिपेंडेंट होंगे ही। और हुआवे के अलावा कुछ और भी कंपनीज हैं, जैसे क्वालकॉम, एरिक्सन, नोकिया, कुछ और कंपनीज हैं जो 5G प्रोवाइड कर सकते हैं। सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव से आई थिंक ऑलमोस्ट यूनानिमसली ये व्यू है कि हम इंडिया को हुआवे के पास नहीं जाना चाहिए, क्योंकि अगर चाइना हमारे 5G नेटवर्क में इन्वॉल्व होगा फाउंडेशन लेवल से, बैकडोर एंट्री, एनक्रिप्शन टैप, सैबोटाज का पॉसिबिलिटी, being able to listen in on communications, interception, hacking, ये सब possibilities हैं। तो इसलिए ये ऑलरेडी एक थॉट प्रोसेस है गवर्नमेंट में कि हुआवे के पास नहीं जाएंगे, लेकिन वो डिसीजन अभी तक लिया नहीं गया है, वो इंपॉर्टेंट चीज़ है। शिव, आपने बहुत अच्छे से समझाया, डिसीजन नहीं लिया गया है, उसकी अनेक वजहें होंगी। क्या इसकी एक वजह कॉस्ट भी है? क्योंकि जिन आप तीन कंपनीज का आपने नाम ले रहे हैं, कॉलकॉम, एरिक्सन और नोकिया, इनके प्रोडक्ट्स इंटरनेशनल मार्केट में बहुत सस्ते नहीं होते हैं। आप चाइनीज़ फ़ोन हिंदुस्तान में क्यों इतने पॉपुलर हैं? क्योंकि उनका कॉस्ट बहुत कम है। क्या हमारे पास बजटरी कंस्ट्रेंट्स के बावजूद इतने पैसे बचेंगे कि हम वो सोफिस्टिकेटेड निम्बल टेक ले सकें 5G का फॉर मिलिट्री? देखो, ये एक नेशनल सिक्योरिटी इशू है, ये एक पैन इंडिया नेटवर्क है, और इसलिए आई थिंक वो जो भी बजटरी कंस्ट्रेंट्स हैं, और बिल्कुल बजटरी कंस्ट्रेंट्स हैं, किस में नहीं है मिलिट्री में, लेकिन क्योंकि जो रिस्क असेसमेंट ये है कि हमारा जो सबसे बड़ा जो दुश्मन देश है वो एक प्रोवाइडर बन सकता है, इसलिए इसमें कुछ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो सकता है। वो बजटरी कंस्ट्रेंट्स भी हो सकते हैं, कुछ और स्ट्रेटेजिक कंस्ट्रेंट्स भी हो सकते हैं, लेकिन 5G के अंदर मेरा अंडरस्टैंडिंग है, क्योंकि मैंने बहुत कुछ थिंक टैंक्स में और गवर्नमेंट में भी लोगों से बात की है कि एक क्लियर कट डिसीजन नहीं लिया गया है, उसमें भी कुछ कंसिडरेशंस हैं जैसे आपने बताया, लेकिन वो एक यूनाइटेड व्यू है कि चाइना के पास नहीं जाना चाहिए। शिव, आपने बताया कि एक हम उस नतीजे पे नहीं पहुंचे हैं और आपने सरकार की बात की। हम ये समझना चाहते हैं कि इससे पहले एयरफोर्स काफ़ी कैटेगोरिकली कह चुका है कि हमको चाइनीज़ टेक और चाइनीज़ प्रोडक्ट्स, स्पेशली हार्डवेयर को लेके उनकी कुछ चिंताएं हैं। मैं समझना चाहता हूं कि अगर इस एक चीज़ को हम दर्ज कर लें तो बाकी तीन सर्विसेज ने इंटरनली उनके क्या डिस्कशंस हैं, वो कितना इंटरेस्ट अभी ले रहे हैं जब हम और आप बात कर रहे हैं 5G में,
और क्या उनकी तरफ से किसी तरह के असेसमेंट्स या रिपोर्ट्स कुछ कंपाइल किए गए हैं? क्या उन्होंने सरकार को बताया है कि उन्हें किस तरह की ज़रूरतें हैं उनकी 5G को लेके? ये एक बहुत अच्छा सवाल है निखिल, और कुछ ही हफ्ते पहले एक इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ का एक रिपोर्ट था जिसमें ये कंक्लूजन था कि ये समय जो है 5G के पहले प्री 5G का जो फेज है इंडिया का, ये एक अपॉर्चुनिटी बन गया है कि बहुत कुछ हम बदल सकते हैं अभी। अगर कुछ डिसीजंस, निर्णय हम अभी लेंगे, कठोर निर्णय, हम डिफिकल्ट मुश्किल निर्णय अब हम अभी लेंगे डेटा और 5G के रिलेटेड में, तो इंडिया के लिए ये बेनिफिशियल बहुत होगा फ्यूचर में। इस रिपोर्ट में मैंने कुछ पेजेस मैंने देखा इस रिपोर्ट का। इस रिपोर्ट का ये कहना है कि बहुत कुछ आसान लगता है अभी, कुछ सस्ता जो टेक्नोलॉजी हम ले सकते हैं उसके बाद बिल्ड कर सकते हैं, कुछ नेटिव टेक्नोलॉजीज भी आ सकते हैं, लेकिन ये बेसिकली ये रिपोर्ट ये रेकमेंड करता है कि ये एक मुश्किल डिसीजन है। बजटरी कंस्ट्रेंट्स बिल्कुल हैं, स्ट्रेटेजिक कंस्ट्रेंट्स बिल्कुल हैं, और बहुत सारे कंस्ट्रेंट्स हैं, लेकिन ये डिसीजन जो है हमको गलत नहीं करना चाहिए, क्योंकि बाद में बहुत भुगतना पड़ेगा नेशनल सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव से, और इसलिए कुछ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो सकता। शिव, अगला सवाल हमारा कंपैटिबिलिटी को लेके है। अभी हिंदुस्तान में जो तीनों सर्विसेज हैं वहाँ पे कीवर्ड बन गया है AI, ड्रोन्स, स्वार्म्स, और वो बहुत अच्छी बात है। हम बिल्कुल खुश होते हैं जब इस तरह की बातें होती हैं। मैं समझना चाहता हूँ कि जब हम 5G के बाद अभी नहीं जाते हैं तो कल तो जाना ही है, तो हमारे जो एग्जिस्टिंग प्लेटफॉर्म्स है, जो हमारा एग्जिस्टिंग इलेक्ट्रॉनिक एनवायरनमेंट है, हमारे पास जो चीज़ें हैं वो कितनी कंपैटिबल होंगी जब हम वहाँ जाते हैं? क्योंकि हमारे पास अभी फ़िलहाल जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं, जो रेडियो टेलीफोनी तीनों सर्विसेज के पास है, वो उतनी नई नहीं है। तो क्या कोई कंपैटिबिलिटी इश्यूज होंगे जब हम आगे जाते हैं? देख निखिल, 5G एक प्लेटफॉर्म है, एक मीडियम है, तो जब आप कोई भी नया मीडियम लाते हो तो कुछ कंपैटिबिलिटी इश्यूज तो होते ही हैं। जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल है आपके मोबाइल फ़ोन में, जब आप 3G से 4G पे ट्रांसफॉर्म करते हो तो आपका सिम कार्ड बदलता है, आपको एयरटेल या वोडाफोन के पास जाना पड़ता है और वो नया सिम कार्ड डलता है ना। तो ऐसे ही जो कम्युनिकेशन और सेंसर टेक्नोलॉजीज हैं उसमें कुछ या कुछ हार्डवेयर अपग्रेड्स होंगे या कुछ सॉफ्टवेयर अपग्रेड्स भी हो सकते हैं। ये कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है, लेकिन इसका प्रेपरेशंस ऑलरेडी चालू हैं तीनों सर्विसेज में कि जब 5G आएगा, 5G ये प्री 5G फेज जो है वो बहुत सारा प्रेपरेशंस हो रहे हैं, रिपोर्ट्स बन रहे हैं कि क्या क्या बदलेगा, कितना पैसा लगेगा इसको अपग्रेड करने में, कौन करेगा, या रशिया करेगा या US करेगा, कौन करेगा ये अपग्रेड। इंडिया में जो सॉफ्टवेयर कंपनीज हैं, बड़े बड़े जो सॉफ्टवेयर कंपनीज हैं, उनसे भी बात हो रही है अभी कि जब 5G का कंपैटिबिलिटी इशू सामने आएगा, क्या हम इंडिजिनसली आत्मनिर्भरता से ये ठीक कर सकते हैं। तो ये सारी बातें ये अभी भी चल रहे हैं, और आपका सवाल ये इसलिए अच्छा है कि क्योंकि कंपैटिबिलिटी इश्यूज डेफिनेटली होंगे, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के होंगे, लेकिन उसके लिए कुछ फिक्सेस हैं। आखिरी सवाल शिव, इस लीड से जुड़ा हमारा डेटा सिक्योरिटी को लेकर है। जब हम 5G की तरफ जाने की बात करते हैं तो हम ज़्यादा हेविली रिलाई करने लगते हैं डेटा के लिए, चाहे आपकी मिशन प्लानिंग हो, चाहे आपके फायरिंग सॉल्यूशंस देने की बात हो, चाहे ISR हो। हिंदुस्तान फिलहाल डेटा सिक्योरिटी में कितना आत्मनिर्भर है? हम जिन प्लेटफॉर्म्स को इस्तेमाल करते हैं और करना चाहते हैं, जैसे जैसे उनमें डेटा का इस्तेमाल बढ़ता जाएगा तो हम कैसे इंश्योर करेंगे कि हमारे एनिमीज तो ना देख सके, लेकिन हम उस डेटा को अपने एलाइज से भी तो नहीं शेयर करना चाहते हैं कि सोल ओनर डेटा का इंडिया बने इन सारी चीज़ों में जब 5G आए? उसके लिए क्या कर रहे हैं? निखिल, डेटा सिक्योरिटी, सैनिटाइजेशन ऑफ सेंसर टू शूटर लूप, जो बैटलफील्ड सिनारियो में कम्युनिकेशंस को बिल्कुल एनक्रिप्ट करना, ये सारे जो हैं ये ऑनगोइंग थ्रस्ट एरियाज हैं इंडिया के लिए, और बाकी सारे देशों के लिए भी एक चैलेंज एरिया है। जैसे आपने बताया कि कैसे इंश्योर करेंगे जो इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी जो है, अगर आप एक मिलिट्री मॉडल देखोगे, इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र जो होता है सेंसर्स, एयरक्राफ्ट, शिप, सबमरीन्स, लैंड बेस्ड सिस्टम्स के बीच में, ये बहुत ही भारी है,
बहुत सारा डेटा ट्रांसफ़र होता है, लेकिन जो ऑनगोइंग जो कंसर्न्स हैं डेटा सिक्योरिटी, डेटा लिंक्स के ऊपर, अभी तक इंडिया का जो सेल्फ रिलायंस है थोड़ा सा मतलब और भी बढ़ सकता है, और वो भी एक ऑनगोइंग इशू है, क्योंकि जैसे आपको पता है हमारे पास बहुत सारे फॉरेन वेपन सिस्टम्स, बाहर के एयरक्राफ्ट और शिप्स हमारे पास हैं, और इसलिए एक ऑलमोस्ट एक ऑनगोइंग प्रोसेस है और एक एफर्ट है कि उसमें कुछ इंडियन सिस्टम्स लगाएं ताकि एक ऑलमोस्ट एक इंडियन नेटवर्क बने हमारे डिफेंस इक्विपमेंट के। और उसको इंडियन होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमने इतने तरह के प्लेटफॉर्म्स लिए हैं और इतनी जगहों से लिए हैं कि वो एक दूसरे में बिना मदद के वो एक दूसरे से बात कर पाएँ, बड़ा मुश्किल है। ठीक है, ऑन दैट नोट शिव, हम इस लीड को कंक्लूड करते हैं। अब हमारे कुछ सवाल हैं जो हमारे दर्शक रखवाले देखते हैं और आप लोगों के लिए निकालते हैं। पहला सवाल सचिन सिंह का है। सचिन सिंह पूछ रहे हैं, वैसे उनका सवाल उन्होंने संदीप के लिए था। संदीप रखवाले की इस किस्त में नहीं शामिल हो पाए, अगले एपिसोड में वो ज़रूर होंगे, तब हम उनसे भी पूछेंगे। अभी शिव जवाब देंगे कि ये कह रहे हैं कि अगर एक टॉर्पीडो एक 50 किलोमीटर इश उसका डिस्टेंस में टारगेट कर पाता है किसी सबमरीन को, अगर तो ये कितना डेंजरस है किसी सबमरीन के लिए वहाँ जा कर के अपने टारगेट को हिट करना। क्या ये सबमरीन की लिथैलिटी को इम्पैक्ट नहीं करता है? ये अच्छा सवाल है, और टॉर्पीडो टेक्नोलॉजी में बहुत रिसर्च डलता है इसी में, रेंज और स्टेल्थ में, क्योंकि जब एक टॉर्पीडो लॉन्च होता है तो जो लॉन्चिंग वाला प्लेटफॉर्म जो सबमरीन है उसका स्टेल्थ काफ़ी कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है, क्योंकि सडनली एक टॉर्पीडो लॉन्च हुआ है तो पानी बिल्कुल हिल जाता है और आपको बिल्कुल पता है कि वो किस डायरेक्शन से आ रहा है, तो वो स्टेल्थ बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है। तो ये एक अच्छा सवाल है, लेकिन और ये वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम से ये रिसर्च चल रहा है कि टॉर्पीडो के लॉन्च करने के बाद जो पोजीशन और स्टेल्थ का जो कॉम्प्रोमाइज़ होता है सबमरीन का, और सबमरीन के लिए तो स्टेल्थ तो सब कुछ है, उसका सर्वाइवल बिल्कुल स्टेल्थ पे ही होता है। तो ये कोई आसान सवाल नहीं हो सकता है, ये बहुत टॉप लेवल रिसर्च होता है कि कैसे टॉर्पीडो का रेंज बढ़ा सके ताकि स्टेल्थ कॉम्प्रोमाइज़ ना हो। हाँ, और एक छोटी चीज़ विद परमिशन आई लाइक टू ऐड, हमको क्योंकि जो दर्शक थोड़ा कम जानते हैं डिफेंस के बारे में, जो थोड़ा सा कम सुनते हैं इस तरह की चीज़ों को, हमें ऐसा लगता है कि अगर मिसाइल हज़ारों किलोमीटर जा सकती है तो टॉर्पीडो 50 किलोमीटर क्यों उसकी रेंज होती है? टॉर्पीडो को बहुत सारा फ्रिक्शन, बहुत रेजिस्टेंस झेलनी पड़ती है पानी के अंदर। वो हवा में सीधे उड़ती है, एक सीधे डायरेक्शन में चलाना उसको बहुत मुश्किल काम है। वो एक छोटी सबमरीन ही है आपको, जिसको आपको एक तरह से एक डायरेक्शन दे करके और उसको विद इन टाइम आपको हिट करना है। इसीलिए वो टेक्नोलॉजी का जो एवोल्यूशन है वो थोड़ा, आप ये कह लीजिए मिसाइल टेक्नोलॉजी से थोड़ा स्लो है, लेकिन विद टाइम आई गेस शिव हम देखेंगे कि टॉर्पीडोज थोड़े से छोटे भी होंगे और थोड़े से फास्ट भी होंगे। अगला सवाल शांति अभिषेक का है। शांति अभिषेक का सवाल दोनों गेस्ट से था, आज शिव हैं। ये कह रहे हैं कि ये उस बहस में है जो फिलहाल अभी चल रही है IAC 2 को लेके। ये कह रहे हैं कि ये कह रहे हैं कि एक बड़ा एयरक्राफ्ट बनाने की जगह क्या हम छोटे छोटे प्लेटफॉर्म्स के बारे में नहीं सोच सकते हैं, जहां से हम उस तरह के ऑपरेशंस कर सकें? आपने बिल्कुल जो अभी बहस हो रही है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के ऑफिस और नौसेना के बीच में, ये बिल्कुल यही है कि आपको एक तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर की ज़रूरत क्या है, क्यों है? आपके पास विक्रमादित्य है, आपके पास IAC 1 है जो विक्रांत क्लास का एयरक्राफ्ट कैरियर, वो भी आ रहा है, तो आपको तीसरा क्यों चाहिए? देखो, इंडियन नेवी का जो डॉक्ट्रिन है, और हम डॉक्ट्रिन के पे बहुत फॉल बैक करते हैं, हम डॉक्ट्रिन में ये लिखा है कि हमको 3 एयरक्राफ्ट कैरियर, आइडियल सिचुएशन में 3 एयरक्राफ्ट कैरियर चाहिए, लेकिन ये डिबेट बहुत चलेगा निखिल, क्योंकि एयरक्राफ्ट कैरियर तो एक सस्ता चीज़ नहीं है, और बहुत सारे और रिक्वायरमेंट्स हैं, जैसे आप हमारे व्यूअर ने बताया कि कुछ स्मॉलर प्लेटफॉर्म्स भी ले सकते हैं, सबमरीन्स ले सकते हैं, लैंडिंग प्लेटफॉर्म डॉक्स ले सकते हैं, एम्फीबियस असॉल्ट शिप्स, हेलीकॉप्टर असॉल्ट शिप्स भी ले सकते हैं। तो ये एक डिबेट
चलेगा और आई थिंक बजटरी इश्यूज इसको गाइड करेगा। हाँ, और वैसे शांति के सवाल में भी ये चीज़ थी, हम ये समझना चाहते हैं कि जैसे ये कहा जाता है कि एक फुल फ्लेश्ड एयरक्राफ्ट कैरियर बाय साइज और बाय कॉस्ट वो मतलब बहुत डिजायरेबल नहीं है, कम से कम फिलहाल हिंदुस्तान के लिए। तो क्या शिव हम बहुत छोटे कैरियर्स के बारे में सोच सकते हैं जहाँ पे एक फ्लैट आपके पास में बेड हो जिसके ऊपर आपके एयरक्राफ्ट लैंड कर सकें, टेक ऑफ कर सकें? क्या उस तरह की कोई विचार है नौसेना के पास में? नौसेना के पास ये विचार है नहीं, उनका बिल्कुल पूरा फोकस जो है अभी वो है नेक्स्ट एयरक्राफ्ट कैरियर, उसके बाद एक और उनको चाहिए। जैसे यूएस में उन्होंने किया है कि उन्होंने मरीन्स को कुछ कैरियर्स दिए हैं जो कैरियर्स नहीं है लेकिन वहां से कैरियर बेस्ड ऑपरेशंस चल सकते हैं, मतलब वो मिमिक करते हैं उसको। देखो जो एयरक्राफ्ट प्लेटफॉर्म्स है वो एक लिमिटिंग फैक्टर है इसमें निखिल, लेकिन एक थॉट प्रोसेस ये भी है और बहुत लोग ये एक प्रपोजल करते हैं काफ़ी सोशल मीडिया में, कुछ रिपोर्ट्स में, थिंक टैंक्स में, कि एयरक्राफ्ट कैरियर को रिप्लेस करके कुछ छोटे छोटे आप हेलीकॉप्टर असॉल्ट शिप्स आप क्यों नहीं बनाते हैं, क्योंकि इंडिया का जो फोर्स प्रोजेक्शन है वो एयरक्राफ्ट से काफ़ी कम है, लेकिन ह्यूमैनिटेरियन रिलीफ इस एरिया में काफ़ी ज़्यादा है। तो हेलीकॉप्टर असॉल्ट शिप्स जैसे जापानीज नेवी के पास ये हेलीकॉप्टर असॉल्ट कैरियर्स हैं, वो मॉडल अगर इंडिया अडॉप्ट कर सके वो भी एक इंटरेस्टिंग ऑप्शन हो सकता है, और वो डेफिनेटली नॉट एज कॉस्टली, इट विल नॉट बी एज कॉस्टली एज अ बिग एयरक्राफ्ट, वन बिग एयरक्राफ्ट। चलिए उम्मीद करते हैं ये फ्लेक्सिबिलिटी होगा। हम चाहते हैं कि जो एस्टैब्लिशमेंट है वो भी थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी का परिचय दे और जितने भी डेडलॉक्स हैं उनको एड्रेस करने की कोशिश करें नए साल में। वैसे ये साल बीतने के पहले रखवाले का एक और एपिसोड बाकी रहता है, लेकिन आपको क्रिसमस की बधाई हम इसी एपिसोड में देना चाहते हैं टीम रखवाले की तरफ से। बहुत बहुत शुक्रिया आपका एपिसोड देखने के लिए और बहुत बहुत शुक्रिया शिव का आपके टाइम के लिए। मेरी क्रिसमस। मेरी क्रिसमस।